हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ द बेस्ट होम रेमेडी टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ एक्ने स्केयर्स। मतलब इसमें से कौन सा जो होम रेमेडी है जो कि हम लोग घर से ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब एक्ने स्केयर्स मतलब होता है कि जो चेहरे पे जो दाने होते हैं उसके जो निशान पड़ जाते हैं वो कैसे कम किए सकते हैं, मतलब घर पे ही। तो उसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, योगर्ट। जो दही होता है वो लगाने से कम हो जाते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब इसमें ए ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaCO3, जिसका IUPAC नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये खाने का सोडा होता है और इसे दूसरा नाम मीठा सोडा भी बोलते हैं। और इसमें एक ऑप्शन दिया है विनेगर। तो विनेगर का फार्मूला होता है, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, मतलब इसका होता है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, योगर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोसीड्स। मतलब इनमें से कौन सा है जो कि एक बायोसीड फॉर्म नहीं है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोसीड होता क्या। तो बायोसीड जो होता है, बायोसीड्स वो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि एक मतलब कम कर देता है, जो हानिकारक जीवों को मारने में कम करता है और उनको रोकने को भी उनकी संख्या कम कर देता है। तो ये यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्लीच। बाकी इसमें इसके फॉर्म है बायोसीड्स के, साल्ट भी है, आयोडीन भी है, शुगर भी है। ब्लीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया के लिए, मतलब जो नेचुरल बायोसीड्स होते हैं वो ड्राइव हुए हैं बैक्टीरिया और प्लांट से, ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर है हाउ बायोसीड्स वर्क। तो इसमें पूछ लिया कि जो बायोसीड्स होते हैं वर्क कैसे करते हैं। ये ऑप्शन है कंट्रोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंसेक्ट, बी है किल्स द इंसेक्ट्स, सी है मैनेजेस द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मटेरियल, डी है कंट्रोल द बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर अभी बताया था कि बैक्टीरिया और प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये कंट्रोल बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है व्हाट इज़ द रोडेंटिसाइड। मतलब रोडेंटिसाइड क्या होते हैं। तो ये एक तरीके का पेस्टिसाइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब ये मतलब जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं। इनका पर्पस होता है किलिंग रोडेंट्स, स्पेशली रैट, मतलब जो चूहा होता है उसके लिए पॉइजन होता है, एक तरीके का जहर होता है। और ये और भी चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे कि माइस हो गया, स्क्वायरल, बोल्स, न्यूट्रिया, इन सब के लिए मारने के लिए यूज होता है। ये पेस्टिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर है मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोडेंटिसाइड्स आर इन नेचर। मतलब जो रोडेंटिसाइड होते हैं वो नेचर में कॉमनली यूज होते हैं किस तरीके से। तो ये होते हैं एंटीकोगुलेंट। का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब एंटीकोगुलेंट ये होता है एक तरीके का क्रॉनिक, मतलब होती है डेथ, जो कि 1 और 2 वीक के में होती है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द लीथल डोज। मतलब 1 और 2 हफ्ते के बीच उसके बाद होती है इनकी डेथ। अगर इसका ज़्यादा मतलब डोज ले लेंगे ये चूहा फूहा खाने में, इसका जहर जो होता है उससे। इसमें होता क्या है कि इसमें विटामिन के की जो साइकिल होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो जाता है इनके लिए। मतलब फिर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा एंटीकोगुलेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप। उसके बाद भी ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
among isoelectronic species smaller the positive charge on the cation and smaller is the ionic radius। मतलब जो आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज होते हैं, अब आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज क्या होते हैं तो पहले इनको देखते हैं। ये एक तरीका का एटम और आइंस होते हैं जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। जैसे कि एग्जांपल में नाइट्रोजन हो गया, अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये सेम होंगे, आइसोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7, लेकिन लास्ट इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 और इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन में 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, बट इसमें जो लास्ट बैलेंस सेल में होंगे वो 6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स और 2 पहले से नेगेटिव हैं चार्ज, तो इसमें भी 2 ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें कैटायन होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एग्जांपल में कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए। ऐसे ही एनाइन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन होता है वो लूज कर सकता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर है नेचुरल रबर इज अ विच इज हैविंग अ हाई इलास्टिसिटी। मतलब जो नेचुरल रबर होती है वो इनमें से क्या है, सब्सटेंस है या मटेरियल है या फिर इलास्टोमर है या फिर केमिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये नेचुरल रबर एक इलास्टोमर होती है। अब इलास्टोमर मतलब ये रबर और इलास्टोमर दोनों एक वर्ड हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं मटेरियल के लिए। जैसे कि रबर होती है उसके लिए उसकी तरह सेम प्रॉपर्टी होती है, उसी को इलास्टोमर करते हैं, रबर लाइक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और नेचुरल रबर होती है उसका इलास्टोमर होता है जो कि लेटेक्स से बना होता है। और इसका मतलब रबर का एक पॉलीमर भी होता है आइसोप्रीन, जिसका फार्मूला होता है C5H8, तो वो हो जाएगा। पॉलीमर में पूछेगा तो आइसोप्रीन हो जाएगा, और वैसे नेचुरली इलास्टोमर होती है रबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ बल्कनाइजेशन। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कनाइजेशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है सैंपल ऑफ ब्यूटेन मिक्स विद सल्फर एंड लिथार्ज, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है सैंपल ऑफ प्रोपेन मिक्स विद सल्फर एंड लिथार्ज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी है सैंपल ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्ड कार्बन मिक्स विद सल्फर एंड लिथार्ज, ये भी इसका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सैंपल ऑफ रबर मिक्स विद सल्फर एंड लिथार्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मतलब जो बल्कनाइजेशन होता है कि ये केमिकल प्रोसेस होता है इन विच रबर इज हीटेड विद सल्फर एट 140 to 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि सल्फर को गर्म किया जाता है रबर के साथ, इसमें जो कि टेम्परेचर होता है 140 से 160 डिग्री सेल्सियस में, और इसमें सल्फर को हीट किया जाता है। उसके बाद इसका यूज मतलब कैसा होता है, तो इसमें जैसे एक सोल ऑफ द जो शूज की जो सोल होती है उसमें यूज होता है, टॉयज हो गए, टायर्स हो गए, इनमें मतलब अधिक टिकाऊ पदार्थ ये बन जाते हैं बाद में, ये बल्कनाइजेशन होने के बाद बहुत दिनों तक मतलब चलते हैं ये, तो ये हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज NBR। NBR क्या होता है, तो NBR इसमें ऑप्शन दिया है ए नॉर्मल एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर, बी ऑप्शन है नेचुरल एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर, सी है एन एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटेन रबर, डी है एन एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एन एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर हो जाएगा। इसको मतलब बूना एन भी कहते हैं, और इसका दूसरा मतलब एक फुल फॉर्म होती है नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर भी कहते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सिंथेटिक रबर इज हैविंग वेट हायर रेजिस्टेंस, बी है लोअर डेंसिटी, सी है हायर मॉलिकुलर, डी है हायर एटॉमिक। मतलब जो सिंथेटिक रबर होती है उसका क्या ज़्यादा वेट में, मतलब किस में ज़्यादा होती है, तो वो होती है हायर मॉलिकुलर उसका बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सिंथेटिक रबर क्या होता है, तो ये एक तरीके की आर्टिफिशियल रबर होती है, आर्टिफिशियल इलास्टोमर।
और ये सिंथेसाइज करके मतलब पेट्रोलियम से ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं ये। उसके बाद जो सिंथेटिक रबड़ होती है उसका यूज होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जैसे कि टायर में और हॉर्सेस हो गया, बेल्ट्स में होगी, मेटिंग, इन सब में होता है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बून आयन जो कि आर्टिफिशियल रबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हायर मॉलिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। 11th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीवीसी की पता ही होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फार्मूला होता है C2H3Cl(N). ये इसका फार्मूला हो जाएगा C2H3Cl(N). ये एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है और इसका यूज जो पीवीसी होता है इसका तो यूज पता ही होगा, प्लास्टिक जो पाइप होते हैं, सीवेज पाइप हो गया, और इलेक्ट्रिक केबल में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होता है, क्लोथिंग में भी कभी कभी देखा हुआ लगा आता है, और ये बायर रोप में भी होता है, और भी चीज़ों में होता है पीवीसी का यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। इन विच फील्ड पेट्रोलियम इज नॉट यूज्ड। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें पेट्रोलियम यूज नहीं होती? ए ऑप्शन है पेट्रोलियम ऑटोमोबाइल, बी है पेट्रोकेमिकल, सी है मेडिकल, डी है मार्केटिंग। तो ऑटोमोबाइल में भी पेट्रोलियम का यूज होता है, पेट्रोकेमिकल में भी होता है, मेडिकल में भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग में पेट्रोलियम का यूज नहीं होता। अब इसके अलावा इसमें फार्मास्यूटिकल्स में भी होता है पेट्रोलियम का यूज, सॉल्वेंट में भी होता है, और ये फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें भी किया जाता है, पेस्टिसाइड में भी किया जाता है, प्लास्टिक में भी इसका यूज होता है। तो मार्केटिंग को छोड़ के बाकी सब में इसका होता है पेट्रोलियम का यूज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है वाई वाटर ड्रॉप्स आर स्पेरिकल। मतलब जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जो बूंदें होती हैं पानी की, वो स्पेरिकल क्यों होती हैं शेप में? तो ये होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से इनका शेप होता है वो स्पेरिकल हो जाता है, और ग्रेविटेशन फोर्स के भी कारण होती हैं। अगर दोनों ऑप्शन दिए हो सरफेस टेंशन प्लस ग्रेविटेशन फोर्स तो हो जाएंगे दोनों, अदरवाइज इसका सरफेस टेंशन आंसर होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASLV। जो ASLV होती है, जो एक लॉन्च व्हीकल होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर। 15 नंबर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैटरी। बैटरी का मीनिंग क्या होता? तो बैटरी का पहला ऑप्शन है हैज़ कर्व प्लेट्स इंस्टेड ऑफ फ्लैट प्लेट्स। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है यूजेस केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। सी ऑप्शन है मेक केमिकल्स बाई मैकेनिकल मीन्स। तो ये भी गलत हो जाएगा। डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है बैटरी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूजेस केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब केमिकल का यूज करके काम करके अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है हम लोगों को बैटरी। तो यही इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड बाई द विच द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट साइज मॉलिक्यूल्स। मतलब इनमें से कौन सी टेक्निक हम लोग कहते हैं जैसे जो जीनोम होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के स्प्लिट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट साइज मॉलिक्यूल्स। तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो जीनोम होते हैं उसको अलग करना, मतलब स्प्लिट करना डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स में, तो उस टेक्निक को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर। 17 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हंटिंगटन्स कोरिया। मतलब इनमें से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है हंटिंगटन कोरिया। अब ये पता होना चाहिए कि हंटिंगटन कोरिया क्या होता है। ये तो ये एक तरीके की डिसीज होती है। इसमें मतलब ये मेंटल डिसऑर्डर होता है एक तरीके का। इसमें क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली समस्या, जिसमें समय के साथ दिमाग के नर्व सेल जो होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उससे मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसमें डिप्रेशन भी होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी, अनकंट्रोल्ड जर्किंग ऑफ द बॉडी, मतलब कभी कभी अचानक से बॉडी बैलेंस ना कर पाना, तो ये भी होता है। अब इसमें डी ऑप्शन है पार्शियल एल्बिनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्शियल एल्बिनिज्म। ये नहीं होता इसके अंदर, बाकी ये तीनों होते हैं।
डिप्रेशन भी होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी और अनकंट्रोल्ड जर्किंग ऑफ बॉडी ये भी होगी। ये हंटिंगटन कोरिया, इसको डिसीज भी कहते हैं, हंटिंगटन्स डिसीज भी कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, इसमें नर्व सेल जो होती है वो टूट जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर। 18th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टोर्ड इन प्रोटीन डेटा बैंक। मतलब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन जो कि स्टोर होता है प्रोटीन डेटा बैंक में। तो ए ऑप्शन है पॉली डायमेंशन स्ट्रक्चर, बी है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में होता है, सी है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर और डी है नन ऑफ द एबव। तो वो होता है 3D में, 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें इसका प्रोटीन डाटा बैंक स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डेटाबेस। मतलब इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटाबेस नहीं है। तो ए ऑप्शन है GDB ह्यूमन, बी है स्विस प्रोट और सी है प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर और डी है जीन बैंक प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन GDB ह्यूमन, ये प्राइमरी डेटाबेस नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है द फर्टिलाइज एग आर सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो फर्टिलाइज एग होता है उसमें से इसमें से कौन कौन सा चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं जब फर्टिलाइज होता है। तो उसमें DNA सेगमेंट ये भी होता है ट्रांसफ़र, होल न्यूक्लियाई भी ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरा न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद होल क्रोमोसोम ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑल करेक्ट। इसके राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थे हम लोगों के 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।